वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर आपने अगर नहीं देखे तो प्लीज़ उसको भी देखिए। आज सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे और फिर मौर्यास पीरियड के बारे में शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लेटर मौर्यास, फिर बाद में चोला चेरा पांड्या यानी संगमित। ठीक है, चलिए। तो ईरानी पहले चीज़ तो समझ लीजिए, जो ईरान के लोग हैं उन्हीं को पारसी बोलते थे। जो ईरानी होते थे उनको पारसी बोलते थे। ठीक है, तो पारसी आक्रमण कब हुआ सबसे पहले? तो भारत का जो प्रथम विदेशी आक्रमण है, भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमानी वंश के राजाओं ने किया था। याद रखना, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने करा? ईरान के हकमानी वंश के राजाओं ने किया। किसने? हकमानी वंश के राजाओं ने। और हकमानी वंश का संस्थापक कौन था? साइरस II। कौन था? साइरस II, जिसको कुरुस भी कहा जाता था। याद रखना, क्या बोला मैंने? पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ वो हकमानी वंश के राजाओं ने करा। हकमानी वंश का संस्थापक साइरस II था। ठीक, ईरान के राजा कुरुस, जिसको साइरस कहते थे, ईरान के राजा कुरुस के उत्तराधिकारी डेरियस प्रथम। कौन? डेरियस प्रथम, या जिसको दारावन भी कहते थे, 516 ईस्वी पूर्व में कंबोज, पश्चिम गांधार और सिंधु क्षेत्र पर विजय प्राप्त करी। तो कहाँ कहाँ? कंबोज, पश्चिम गांधार और ये सिंधु क्षेत्र जो था, यहाँ पे विजय प्राप्त करी थी। क्या क्या याद रखना भैया? पहला विदेशी आक्रमण हकमानी वंश के राजा ने किया। हकमानी वंश का संस्थापक साइरस II था और ईरान के राजा जो कुरुस थे उसका उत्तराधिकारी था डेरियस प्रथम। उसने 516 ईस्वी में इन सब चीज़ों पे कब्जा कर लिया था, कंबोज, पश्चिम गांधार, सिंधु क्षेत्र पे। ठीक है, अब इसका क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव हुआ? भारत का पश्चिम के साथ संबंध सुदृढ़ हो गया। पश्चिम के साथ जो संबंध है वो सुदृढ़ हुआ, पहली चीज़। दूसरा, विदेशी व्यापार को बल मिला। भाई हमारा ट्रेडिंग भी है, जो विदेशी व्यापार को बल मिलने लगा। खरोष्ठी लिपि का विकास, अब खरोष्ठी लिपि वहीं से आई है। खरोष्ठी लिपि का विकास और अरमाइक लिपि के सहयोग से हुआ। खरोष्ठी लिपि का विकास जो है अरमाइक लिपि के सहयोग से हुआ। किसके सहयोग से? अरमाइक लिपि के सहयोग से। ठीक है, और भारतीय जल एवं स्थल संपर्क साधनों में विकास हुआ। भाई भारतीय जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों ही में विकास हुआ, क्योंकि भाई दूसरे देशों से भी लोग आ गए है ना, तो एक कॉन्टैक्ट बन गया। ठीक है, तो ये इसके प्रभाव हो गए। अब बात आती है खरोष्ठी लिपि की। यह पारसी संपर्क से भारतीय पश्चिमोत्तर प्रदेशों में प्रचलित एक लिपि थी। पश्चिमोत्तर मतलब समझे, ये इधर साइड, जैसे आपका कश्मीर वगैरह है यहाँ पे। ठीक है, तो भारतीय पश्चिमोत्तर प्रदेशों में प्रचलित हुई। आई कहाँ से? पारसी के संपर्क से ईरान से आई। इसका उद्भव ईरान की अरमेइक लिपि से हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहाँ से हुआ है? पूछेगा भैया खरोष्ठी लिपि का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो इसका उद्भव जो है ईरान की अरमेइक लिपि से हुआ है। ईरान की अरमेइक लिपि से हुआ है। ठीक है, चलिए। और पहली चीज़, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ना, ये कैसे उल्टे लिखी जाती है? ऐसे लिखी जाती है, इस तरफ से लिखते हैं इसको। ठीक है, तो दाएं से बाएं लिखी जाती है अरमेइक लिपि। ये जो मुस्लिम लोग लिखते हैं नमाज वमाज में, ये सब वही होती है। ठीक है, अब आता है यूनानी आक्रमण। कौन सा? यूनानी आक्रमण। ठीक है, यूनानी आक्रमण, इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में दोस्तों ये लिख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ईरानी आक्रमण के बाद जो होता है वो क्या होता है? मकदूनिया या मैसेडोनिया। मकदूनिया या मैसेडोनिया, तो अब मैसेडोनिया याद रखो। मैसेडोनिया का जो निवासी था सिकंदर, उसका आक्रमण भारत पर होता है। ये यूनानी है। देखो, वो आर्मेनियन जो थे वो पारसी थे, अब ये यूनानी है। मैसेडोनिया का है, यूनानी है। सिकंदर मैसेडोनिया के क्षत्रप यानी जो शासक था फिलिप II का पुत्र था। पूछता है सिकंदर किसका पुत्र था, तो फिलिप II। किसका? फिलिप II का। और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में। कब आक्रमण करा? 326 ईसा पूर्व में, और फिलिप II का ये पुत्र था। तो दोस्तों ऐसे नोट्स हैं, ये आपको देख लो, ये नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे इस टाइप के। आप बड़ी से बड़ी, जो खैर बड़ा तो कोई है ही नहीं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अलावा, मतलब आप किसी को भी देख लो, इतने अच्छे नोट्स आपको कोई नहीं देगा, सब बकैतीबाजी चलती रहेगी। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे नोट्स चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट के, कि जिससे आप प्री मेंस सब निकाल सको, वो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल सकते हैं, कंप्लीट नोट्स।
अब आपको मैसेडोनिया दिखा देता हूँ। ये देखो मैप में दिख रहा है आपको, ये जो है ये मैसेडोनिया है ये, ठीक है, ये मैसेडोनिया है। तो यहाँ से समझो आया था सिकंदर, ये पूरा जल मार्ग से होते हुए, मतलब स्थल मार्ग से, माफ़ करना, फिर इंडिया आता है, ठीक है, 326 ईसा पूर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर का भारत विजय अभियान। सिकंदर ने खैबर पास से भारत में प्रवेश किया। बहुत पूछता है दोस्तों, याद रखना। सिकंदर ने भारत में कहाँ से प्रवेश करा? खैबर पास से। कहाँ से? खैबर पास। ये मैप देखिए, खैबर पास आपको ये दिख रहा है, ये खैबर पास है। सिकंदर यहीं से एंटर करता है, खैबर पास से ही, और जैसे ही यहाँ आता है तो इसकी पोरस से सामना होता है इसका। किससे होता है? पोरस से। एक्चुअली क्या भी होता है, जैसे आज है ना भारत में कि हमारे पड़ोसी साले ऐसे हैं, तो वही होता था तब भी। यहाँ बहुत छोटे छोटे जो एम्पायर थे, बहुत आपस में डिवीज़न चलता था। ये कहते थे भाई हमें छोड़ दो, इनको मारो, ये कहता था हमें छोड़ दो, इनको मारो। ये तब भी था, ये आज भी चलता है, ठीक है। कोई एक दूसरे को देख के खुश नहीं होता, कोई भी एक दूसरे को देख के बढ़ता हुआ तो बिल्कुल खुश नहीं होता, ठीक है। तो खैर आपको हमें क्या याद रखना है? हमें बस ये याद रखना है भैया कि इसने कहाँ से एंटर करा? खैबर पास से एंटर करा। खैबर पास दिखा दिया मैंने आपको। सिकंदर ने सबसे पहले अश्वजीत निशा अश्वक जनजातियों का राय। किसको? अश्वजीत निशा और अश्वक जनजातियों का राय। तक्षशिला के शासक आम्बी ने आत्मसमर्पण कर दिया एवं सिकंदर से जा मिला तथा उसे सहयोग का आश्वासन भी दिया। इतना फट्टू था ये, पहले ही हार गया। युद्ध को लड़ने से पहले ही जो हार जाए वो कायर। भाई पेपर दिया नहीं, पेपर देखा नहीं, अरे भाई हमसे नहीं होगा, तो यार बैठो फिर। बाज देखो, आसमान छूना है तो बाज बनना पड़ेगा, और लोग लौंडियाबाज बने, ऐसे कैसे चले गए? मतलब भैया कुछ करो, पढ़ो, समझ रहे हो? अब मेरी बात कई लोगों को बुरी लग जाएगी, भाई ये सत्य है। लड़की वड़की के पीछे मत भागो, ठीक है, अपना पढ़ाई पे फोकस करिए खाली। जब पैसा आएगा, पावर आएगी, पढ़ाई आएगी, सब अपने आप आएगा। ताकत आना ज़रूरी है। आज समाज देख रहे हो कहाँ जा रहा है, कोई नहीं पूछता किसी के पास कितना ही पैसा हो। पावर होना ज़रूरी भैया आजकल बहुत, और पावर भी अच्छा है ना। अब नेता तो और कोई बन नहीं सकता भैया। चलिए खैर, तक्षशिला के शासक आम्बी ने आत्मसमर्पण करा और सिकंदर से जा मिला, उसे सहयोग का आश्वासन भी दिया। और आम्बी के बाद एक और शासक शशिगुप्त ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। शशिगुप्त ने भी करा और आम्बी ने भी करा, ठीक है। चलो अब आता है भैया पौरुष का युद्ध या पोरस का युद्ध। सुना होगा आपने, झेलम का युद्ध या कर्री का युद्ध, कई नामों से इसको जाना जाता है। पोरस का युद्ध या झेलम का युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस्पस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यह युद्ध पौरुष तथा सिकंदर के मध्य झेलम तथा चिनाब नदी के बीच लड़ा गया था। तो पौरुष वो आपने सुना होगा, पोरस, ठीक है, इसको पौरुष लिखते हैं ऐसे। पोरस सुना होगा आपने ना, पोरस उसके बीच में, ठीक है। इसमें पुरु की हार हुई, जो पुरु है उसकी हार हो गई थी। पर पुरु की वीरता देखते हुए, जो पौरस था उसकी वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने पुरु का राज्य वापस लौटा दिया एवं उसे मित्रता कर ली। बहुत वीरता से लड़ा था उसने। एक्चुअली क्या होता है, ऐसी कहानी आती कि इसके जो सिपाही थे, घोड़े वोड़े थे, वो गिर भी गए थे समुद्र में या नदियों में, इसने निकलवा के उनको वापस दिया था और फिर लड़ाई करी, ऐसा कुछ। अब ये हाइपोथेसिस है क्या है, पर इसकी वीरता से प्रसन्न हुआ था, इसने उसका राज्य वापस लौटा दिया था। और पुरु के बाद सिकंदर और आगे बढ़ा, परंतु सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया। अब देखो कारण है, वो इतने सालों से बेचारे युद्ध लड़ते लड़ते थक चुके थे। अब उनकी हिम्मत और आगे जाने की बची नहीं थी। दुनिया जीत ली सिकंदर ने। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ गए, इतना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ गए। सिकंदर की सेना के व्यास नदी पार करने से इनकार के क्या कारण थे, ठीक है, ये आपसे मेंस में पूछ सकता है। देखो इसकी सेना पहली बात थक चुकी थी तथा बीमारी से ग्रस्त थी। इतने सालों से वो कंटिन्यू लड़ी रही थी, तो अब वो थक चुकी, भैया अब हमसे ना हो पाएगा। और भारतीय शौर्य की जानकारी उन्हें मिल गई थी। भारतीय शौर्य की जानकारी उन्हें मिल गई थी कि आगे भैया जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे नंद शासक धनानंद ये सब बहुत खतरनाक है। नंद के शासक धनानंद की विशाल सेना की जानकारी उन्हें मिल गई थी कि नंद के भैया नंद शासक है, तो कहो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, नहीं तो सुअर बना देता। स्वदेश से बाहर 10 माह बिताने के बाद सैनिक घर वापस जाना चाहते थे कि भैया अब हम घर जाना चाहते हैं। और सेना के इनकार के बाद सिकंदर ने दुखी मन से कहा, मैं उन दिलों में उत्साह बनना चाहता हूँ जो निष्ठावान एवं कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं, ठीक है। मतलब भाई बाहुबली बन रहा था। बाहुबली पिक्चर में नहीं कहता जब वो काल के आ जाता है, सब लोग डरने लगते हैं कि उनकी छाती चीर के मैं उनका खून पीऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो सेना एकदम से क्या होती है, देखो राजा का काम होता है मोटिवेट करना, जिससे भैया वो तुम्हारी बलि ले सके। सिंपल सी बात है।
आप देखो ना अलाउद्दीन पिक्चर देखी, कैसे रणवीर सिंह नौटंकी करता है ताकि सेना जा रही होती वापस आ जाए। यही होता भैया। देखो आपको सिर्फ फेक मोटिवेशन, आज भी यही हो रहा, फेक मोटिवेशन दिया जा रहा है आपको खाली, क्या तू भी आईएएस बन सकता है, तू भी आईएएस बन सकता है, चल एडमिशन ले, चल फीस जमा कर, 4 अटैम्प्ट हुए, 2 अटैम्प्ट और दे, तू आईएएस बनेगा, तू फोड़ेगा, तू तोड़ेगा, चल फीस जमा कर। यार देखो रियलिटी इज़ दिस। मैंने 2 बार दिया, ठीक है, जिससे एक बार मैंने मेंस लिखा है, एक बार प्रीलिम्स नहीं हुआ मेरा। अब मेरे को लग रहा है कि ठीक है, इसमें समय मेरा बर्बाद होगा, मैं कुछ और करता हूँ, है ना, तो मैं अपना बैकअप भी तो देखूँ कम से कम कुछ, तो ये भी करो। कई लोग क्या है 8-8 साल से लगे ही हैं रहता है। यार ठीक है, नहीं हो रहा है, अपना कुछ और देखिए लाइफ में। अगर नहीं होगा तो कम से कम कुछ और भी चीज़ें तो कर सकते हो आप। नहीं तो कब तक 40 साल की उम्र तक तैयारी करते रहो यार। खैर चलिए, मतलब आपको मोटिवेशन भी लेना है ना, तो अपने हिसाब से लेना है। अब आसमान में भी छेद हो जाएगा, पत्थर उछालिए, ये सब हवाबाजी होती है, ठीक है। खैर चलिए, इस घटना के बाद सिकंदर विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंप कर चला गया। किसको दे देता है भैया? फिलिप को दे देता है, ठीक है। सिकंदर के बारे में तथ्य जान लेते हैं कुछ। सिकंदर मकदूनिया का था। कहाँ था? मकदूनिया या मैसेडोनिया का था। अभी बताया था फिलिप का पुत्र था, फिलिप द्वितीय का पुत्र था। यह यूनानी राज मकदूनिया का शासक था। सिकंदर ने भारत में 2 नगर, एक बूका फेला, कौन सा बूका फेला, इसके घोड़े का नाम था ये, ठीक है, और एक निकैया अपनी विजय स्मृति में बसाए थे। कौन कौन से बताए थे भैया? 2 राज्य, एक बनाया बूका फेला, दूसरा निकैया। बूका फेला और निकैया, ठीक है। सिकंदर की जो विजय है, अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। जो अंतिम विजय थी किसके विरुद्ध थी? पाटल राज्य के विरुद्ध थी, ठीक है। अब इसका जन्म युग अब बता ही दिया। मृत्यु कहाँ हुई इसकी? यहाँ बेबीलोन में हुई, एशिया में है। जन्म कहाँ, मतलब मृत्यु कहाँ हुआ? बेबीलोन, एशिया में। अंतिम संस्कार इसका अलेक्जेंड्रिया में हुआ, अफ्रीका में। अंतिम संस्कार अलेक्जेंड्रिया, अफ्रीका। सिकंदर एकमात्र महापुरुष है जिसका जन्म, मृत्यु एवं अंतिम संस्कार अलग अलग देशों में हुआ। देख रहे हो, जन्म कहाँ हुआ? मकदूनिया या मैसेडोनिया, यूरोप में। मृत्यु बेबीलोन में हुई और अंतिम संस्कार अलेक्जेंड्रिया में हुआ। अब आता है सिकंदर के प्रमुख सैन्य अधिकारी, ठीक है, पूछता है ये। निर्याकस कौन हुआ करते थे? नियारकस। नियारकस होते थे सिकंदर का सहपाठी था तथा उसका जेल सेनाध्यक्ष था। जो नियारकस होता था, ये कौन होता था? जेल सेनाध्यक्ष होता था। जेल सेनाध्यक्ष को नियारकस बोलते थे। टॉलमी जो होता था, कौन? टॉलमी, ये लागूस का पुत्र टॉलमी बाद में मिस्र का शासक बना। जो टॉलमी है ये तो कौन था? लागूस का पुत्र था और मिस्र का शासक था टॉलमी, ठीक है। फिर बात आता है अब लियानेट्रस। कौन? लियानेट्रस। यह सिकंदर का सबसे विश्वासी अंगरक्षक था, मतलब अंगरक्षक था ये। कौन? लियानेट्रस। लियानेट्रस इसका अंगरक्षक था। एब्रियस कौन था? एब्रियस जो था, इसे अपनी विशिष्ट सेवाओं के कारण दुगना वेतन दिया जाता था। एब्रियस को विशिष्ट सेवाओं के कारण दुगना वेतन दिया जाता था। फिर आता है आपका प्यूकस्टस। प्यूकस्टस मल्ल किले पर आक्रमण के दौरान इसने ही उस पवित्र ढाल को अपने हाथ में रखा था। मल्ल किले पर आक्रमण के दौरान इसने ही पवित्र ढाल को अपने हाथों में रखा था। किसने? प्यूकस्टस ने, जिसे सिकंदर ने ट्राय के एथना मंदिर में प्राप्त किया था, ठीक है। फिर आता है आपका हेफेस्टियान एवं पेडर्सियस। ये सिकंदर के सेनापति थे। कौन? हेफेस्टियान और पेडर्सियस। हेफेस्टियान और पेडर्सियस, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। हेफेस्टियान, पेडर्सियस, लियानेट्रस, एब्रियस, नियाकस और टालमी, ठीक है। और ये सिकंदर के बारे में तथ्य, ये सब इम्पोर्टेंट है जितना भी मैंने बताया। बहुत छोटा है, ज़्यादा नहीं है। विदेशी आक्रमण अब जो बचे हुए वो देख लेते हैं थोड़े बहुत। बाकी ये तो अच्छा मुस्लिमों वाले हैं, ये अभी हम लोग दूसरे में करेंगे। ये मोहम्मद बिन कासिम, ये सब अभी हम लोग मिडीवल हिस्ट्री में करेंगे। अभी ये छोड़ो, अब अभी ये बस हम लोग प्राचीन इतिहास में जो विदेशी आक्रमण था ये सिकंदरी ने करा था और पारसी यूनानी। अभी आपको ये करना है। अब चलिए हम लोग करते हैं मौर्य पीरियड के बारे में थोड़ा सा। मौर्य पीरियड बहुत बड़ा है तो मैं उसको 2 पार्ट में कराऊंगा, ठीक है। पहले मौर्य करेंगे, फिर संगमेश करेंगे। तो ये है मौर्य सम्राट अशोक, ठीक है। तो इसको मैं अलग से वीडियो, एक चीज़ समझ लीजिए, ये मौर्य पीरियड जो है 2 पार्ट में आएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसको मैं डिटेल में अच्छे से कराऊंगा, इससे बहुत सवाल बनते हैं क्योंकि इसमें अशोका का तो एक अलग ही से पूरा चैप्टर बन जाएगा, उसमें उसके एडिक्ट वगैरह के बारे में, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मौर्य वंश शुरू करेंगे।